अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए तो मेरा क्या हशर किया है। मैं तो शाइस्ता को अपनी दोस्त समझ रही थी, बहुत ही सिंसियर। कल मैंने कहा कि मुझे हेयर डाई ला दो, क्योंकि यहाँ के सॉरी मुझे ना तो ब्लो ड्राई पसंद है ना इनके हेयर डाई पसंद है, और वहाँ तो कराची में तो मैं बादशाह शादी हूँ। लेकिन वो मैंने कहा कि मुझे ला देना लाइट ब्राउन, तो कह लगी मेरे पास बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है, लाइट ब्लॉन्ड है। मैंने कहा अच्छा भाई लाइट ब्लॉन्ड लगाया तो ये देखो ज़रा, ये मेरे गोल्डन बाल, आधा तीतर आधा बटेर, और ये वो मैं काला रंग ऐसे हो जैसे वो गांव के नंबरदार नहीं होते जो बुढ़े हो जाते हैं जिनकी 16 साल की लड़की से शादी होती है वो ऐसे लगाते हैं। तो ये देखे मेरा क्या हशर हुआ है, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि गोल्डन पीछे और यहाँ से काले और आपने सफ़ेद निकल आएंगे। कितनी बुरी बात है कि ये बाल 12 दिन में सफ़ेद हो जाते हैं। मतलब सॉरी अल्लाह मियाँ, मतलब सॉरी। खैर, तो मैंने कहा भाई अब मैं ज़रा थोड़ी सुस्ती करती हूँ, बाहर आके मैं रूट्स कर लेती हूँ थोड़ी सी। अब मुझे 2 घंटे के लिए नहीं बैठना होता, और हर जगह पे वो नया तजुर्बा करेंगी फिर, और इतना बुरा उनका ब्लो ड्राई होता है कि 5 मिनट में फुस हो जाता है। अब वो समझ में ये आया है कि वो इसलिए ब्लो ड्राई फुस करती हैं हल्का, क्योंकि अगर किसी के बाल नुच गए, नुच, वो केस करके उनका वो सू करके उनका सैलून बंद करा देंगी। तो सुबह से उठ के मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा हाय अल्लाह, ये देखो शाइस्ता ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अरे ऐसी सहेली है देखो, ऊपर से ये मेरे लिए बना दी कुकी मास्टर में अपना काम करके रखी, और मेरे ये बटाटा बनाया इन्होंने। मतलब मैं चुड़ैल हूँ, इतना सारा खाऊंगी, मतलब मुझे सब समझा क्या तुमने नाश्ते के टाइम पे हैं और लेकिन अब मैं बताएं क्या करूँ। वैसे मैं खोलूंगी ना जब, तो गोल्डन ऊपर आ जाएंगे, ये अंदर चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो मैं ऐसे लग रही हूँ जैसे खिजाब लगाया हुआ ना, वो जो 25 रुपए वाला होता है अब नाश्ता करती हूँ और क्या, छुरी कांटे के साथ मैं बटाटा खाऊंगी, मेरी दोस्त ने बनाया है। मैं सब सुन रही हूँ, बाय द वे सुन रही हूँ, सारी बातें सुन रही हूँ। लोग इतनी तारीफ कर रहे, तुम्हारी में जल गई थी। मैंने कहा आज की चूल्हे करती हूँ। अल्लाह, मतलब मेरी नियत पे शक किया तुमने क्यों ये किया कि मैं उस दिन बारिश हो रही थी, मैं नहीं ले सकी, और मैं ये घर पे रखा हुआ, तुम ये यूज कर लो। मैं तुम्हारे पे वो कह रही थी कि नहीं जा सके, इतना फॉग था, नजर नहीं आ रहा था आगे से क्या है। और ये देखो, ये देखो, अब इसको तो आधा टीटर आधा टीटर आधा बटेर। मैं तो कह रही हूँ चलो अब सलान लेके चलती नहीं, वो तो मैं देख लूंगी। अगर तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी 2 रंगों के बालों से पुलिस नहीं पकड़ेगी अगर मेरे बालों के 2 रंग हुए, कुछ नहीं होता। अगर मुझे बहुत नागवार लगा तो मैं ये हल्की सी यहाँ पे डलवा लूंगी स्ट्रीक्स, डोंट वरी। फिर मिलते हैं। देख ली बालियां आप लोग कितनी छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखते हैं, और आपको कितना पता होता है। और ये मैंने हर प्ले में पहनी होती है। एक्चुअली बस वही बात है ना, जैसे ये कभी मैं कभी तुम वाली अम्मा है अम्मा ही बनी हुई ना, इतनी जहर में लग रही थी। हाय तोबा तोबा, मैं तो अपनी शक्ल देख के सड़ जाती हूँ। और मैंने डायरेक्टर हमारे बदर महमूद को कहा, खबरदार जो मुझे ऐसा रोने पिटने वाला पैड़ी शक्ल वाला रोल दिया होगा आइंदा से कहता आपा मैं आपको आइंदा हिप हॉप आंटी का रोल दूंगा। मैं कहा तोबा अल्लाह मारी शक्ल। मेरी अम्मी कहती थी एहो जे हुरमा नसीब रोल ना करया कर, बड़ी जहर लगनी है तो भाई अब हर तरह का रोल करना पड़ता है। हम तो बिजली भी बने थे, हम तो चुड़ैल भी बने थे, हम तो मलका भी बने थे, हम तो हीरोइन भी बनते, तो फिर कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है। लेकिन मैंने तो कल देखा कि बड़ी दुरफिटे मुंह अम्मी थी। और इत्तेफाक से ना उन दिनों में, आज मैं देख रही थी कहीं इंस्टाग्राम पे, मेरे नेल्स वैसे आजकल तो छोटे हैं, कभी कभी लंबे होते हैं, तो वो अब अगर 8-9 महीने ड्रामे की शूटिंग चलेगी तो भाई कहीं ना कहीं तो मुझे भी अपने सर पे पर लगाना पड़ता है ना। तो मैंने कहीं मैनिक्योर कराया हुआ था। आपको पता है वो जो सीन था जिसमें रुबाब हमें घर से निकाल देती है, ठीक है, वो हुआ था सर्दियों में। फिर जो सालगिरह में उसके मुंह पे केक लगाती है वो हुआ था गर्मियों में। आप सोचे कि वो एक सीन की कंटिन्यूशन थी, और वो हमने किया सर्दियों में, और फिर हमने केक मुंह पे मलने वाला किया गर्मियों में। तो वो जो सूट था वो थोड़ा सा मोटा था, मर गई थी मैं, और चादर भी मोटी सी थी, गर्मी से मर गए थे हम सब ना। लेकिन ये तो फिर होता है। और अब 8-8-9-9 महीने अगर शूटिंग चलेगी, मैं अल्लाह जाने बीच में बाहर कहाँ यूके वूके गई हुई थी, बड़े नखरे करके मैंने नेल्स पे वो कराया हुआ था फ्रेंच, तो वो फ्रेंच उस दिन लगा हुआ था। अच्छा मैं ये ज़रूर रखती हूँ ख्याल के लाल नेल पॉलिश ना लगाऊँ, पाँव में मुझे आदत है नेल पॉलिश लगाने की, तो मैं प्लीज़ जब ऐसे करती हूँ ना जो मिडिल क्लास टाइप अम्मा बनी होती हूँ, फिर मैं बिल्कुल हल्की सी पीच नेल पॉलिश लगाती हूँ जो नज़र भी नहीं आती, हाथ पे नहीं लगाती हूँ। तो मैंने हाथ पे नेल पॉलिश नहीं लगाई थी, लेकिन वो फिर फ्रेंच तो नज़र आ गया सब, और बड़ा लोगों ने उस पर बातें बनाई। दूसरी बात ये कि मैं देख रही होती हूँ, कभी लोग कहते हैं कि ये अम्मा जो बड़ी हंसी भी आई, वो इतना मज़े का मुझे मेरी एक नीस ने भेजा कि इसकी अम्मा जो है वो बड़ी लालची है, मतलब
मुस्तफ़ा की अम्मी, मतलब कि मैं नहीं। लालची है, ग्रीडी है और सेल्फिश है, जो कि ये लोग बनाते ही हैं। ज़ाहिर है कि अम्मियाँ सबकी ख़राब होती हैं, नेगेटिव होती हैं। मेरा तो ये बेसिक इख्तिलाफ है कि अम्मियों को या मचूर औरतों को हमेशा बुरा क्यों बनाते हैं। मगर बहरहाल पॉजिटिव अम्मी भी होती है ना, जैसे कि शर्जीना की अम्मी कितनी पॉजिटिव है, तो हमको तो भाई सड़ी हुई अम्मी मिली। एनीवे, तो वो क्या कहते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि मियाँ ने हार्ट पेशेंट था, उसने बक्सा उठाया हुआ था, इसने बक्सा भी नहीं उठाया, इसने अपने बेटों को पता नहीं यूँ कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, जो लिखा हुआ है वो करना पड़ता है। तो कैरेक्टर ऐसे ही लिखा हुआ था। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप नोट करते हैं सही भी होती है कभी कभी। ऐसा नहीं कि मैं कह दूँ कि आपने गलत कहा है, नहीं, आपने सही कहा है। लेकिन फिर हम तो एक्चुअली व्हेन आई एम एक्टिंग विद समवन, और जब मैं किसी का लिखा हुआ कर रही होती हूँ तो उसमें मैं ज़्यादा इनपुट नहीं डाल सकती। हाँ, मैं कुछ चीज़ें जानती हूँ कि भाई ये क्या है, ये माँ क्यों यूँ ऐसे कर रही है, पूछती हूँ। लेकिन मैं राइटर्स के काम ज़्यादा चेंज नहीं करती। कोई कोई मुझे लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते तो मैं बदल देती हूँ और मुझसे डायरेक्टर कह देते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक राइटर हूँ। तो वो ज़रा कुछ चीज़ें संभाल लेती हूँ। कभी कभार के कोई नागवार बात मुझे लगे या कोई लफ्ज़ मुझे अच्छा ना लगे या मुझे कोई किसी जुमले में रिदम अच्छा ना लगे, बट मैं कहानी नहीं मोड़ सकती। मैं कहानी, मतलब ये बेसिक एथिक्स होती हैं कि अगर आप राइटर हैं या आप डायरेक्टर हैं तो आप दूसरों के काम में जाके वहाँ पे दखल दें। या तो फिर आप करें या तो फिर आप ना करें। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपने जैसी उनकी कहानी, उस कहानी को मैं नहीं बदल सकती। या उसमें जो भी सिचुएशंस हैं वो राइटर ने सोच के लिखी हुई होती हैं। अब आपको कभी अच्छी लगती हैं, कभी नहीं लगती हैं, लेकिन वो मैं नहीं बदल सकती। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी किसी जुमले का रिदम अच्छा ना हो उसको बदल लेती हूँ, और डायरेक्टर के कंसेंट से। ये बेसिक एथिक्स है, मैं कभी नहीं बदलती और मैं कहती कि ये नहीं होगा वो होगा। अब आप देखिए जावेद शेख को, माशाल्लाह माँ सदके, मेरा दोस्त, बहुत प्यारा इंसान है। उसने पता नहीं 7-8 फिल्में तो डायरेक्ट की हुई हैं। मजाल जो वो किसी को कह दे कि ये कैमरा यहाँ से क्यों आ रहा है, वहाँ से क्यों जा रहा है, ये एंगल यूँ, ये फलानी लाइटिंग यूँ, मैं भी दखल नहीं देती। मुझे बहुत आता है ये सब काम। मैं स्क्रीन प्ले लिखती हूँ, मुझे पता है शॉट्स कैसे लेते हैं, मगर मैं कभी किसी डायरेक्टर को ये नहीं दखल देती कि मैं ज़्यादा जानती हूँ, तुम ये गलत कर रहे हो। नहीं, ये बेसिक एथिक्स है। जब आपने किसी का काम एक्सेप्ट कर लिया है ना, फिर आपको वो चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, आपको वो करना होता है। और मजमूई तौर पे हमारे डायरेक्टर्स कर ही रहे होते हैं मेहनत, अच्छा ही कर रहे होते हैं। जहाँ कहीं उनको थोड़ा सा फ्लॉ नज़र आता है तो हम आपस में डिस्कस करके हम तय कर लेते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हम करते। और बहरहाल कुछ चीज़ें इलॉजिकल होती हैं और होती हैं। इसमें भी मैंने शुरू में बहुत बहस की थी कि ये औरत क्यों खिलाफ है शर्जीना के इतनी ज़्यादा। उस बच्ची ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन उनके पास अपनी लॉजिक थी कि चूंकि वो मेरे निखट्टू बेटे से शादी करके आ गई थी तो मैं चिढ़ गई थी। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं राइटर होती तो मुझे उस लड़की से कोई एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना था जिसके बाद मुझे उस पर गुस्सा आता। अब वो खैर हो गया, लेकिन मैं खुद पर्सनली जो कि काम जानती हूँ, मैं अब ये कहने लगी हूँ कि मैं ये जानती हूँ। मैंने 11 सीरियल लिखे हैं, मैंने 50 से ज़्यादा टेलीफिल्म्स लिखी हैं, लेकिन अपना अपना सबका लॉजिक है। और फिर वहाँ जाके सेट पे मैं बहस नहीं करना चाहती। 2-3 दफ़ा मैंने ज़रूर कहा कि देखो मुझे लॉजिक दे दो, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, इतनी प्यारी बच्ची है और वो कुछ भी नहीं कर रही, उसने कोई गड़बड़ नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की, तो मैं क्यों डांट रही उसको। अब यही चीज़ें आप भी नोट कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है कि इस डिस्कशन से कभी कभी आगे आने वाले ड्रामों में बेहतरी आ जाती है। राइटर्स के लिए भी थोड़ी गाइडलाइन हो जाती है, डायरेक्टर्स के लिए भी हो जाती है। मगर ओवरऑल आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। बच्चों का बहुत प्यारा आपस में रिलेशनशिप बना है, बल्कि इमाद और नईमा का भी बहुत अच्छा बना है। नईमा इज़ अ ग्रेट एक्टर। हम तो उसके सीन्स के बाद क्लैप कर रहे थे, मैं और जावेद, हमने बहुत उसको बकअप किया। बहुत अच्छी बच्ची है और हमारी कहानियाँ तो है माशाल्लाह के मैदे का लड्डू है ना, बहुत पाली है। और फ़हद तो है ही डार्लिंग। तो माशाल्लाह हमारे बच्चे। और इमाद इतने कोई डिसेंट इंसान है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब इसमें तो वो ज़रा थोड़े से अपने कैरेक्टर में कमीने बने हुए हैं, मगर बिल्कुल कमीने नहीं है। तमीज़ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है उनके ऊपर। इतने वेल बिहेव्ड, इतने प्रॉपर इंसान है वो। और बड़ी अच्छी हमारी टीम थी सारी। जावेद तो है ही हमारा डार्लिंग। हाय अरे बशीर मेरे बच्चे तू कहाँ है? फिर बदनाम करो तुम मुझे। है अपने लिए बना रही रोटी, देखे आटा गूंद। हाय रोटी बनाई, एक तो बना ली, एक दूसरी बना ली। और सहेली ने नहीं खानी, पर मेरी जो चस्के है ना पराठे रोटी, गरम रोटी के चस्के, हाय क्या बताऊं। इस वक्त मुझे कोई अगर कहे ना कि सोने का खाना खाने चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अचार, मिर्चों का सालन
और ये आलू कीमा जो मेरी मैडम फ्रेंड ने बनाया है, द कुकी मास्टर ने, और मैं तो बना रही हूँ रोटी। भाई इनके पास था होल ग्रेन आटा, तो मैंने कहा लो थोड़ा। ये बनी रोटी, और ऐसे करके इतनी प्यारी नहीं बनी वैसे, मैं भी तो आउट ऑफ प्रैक्टिस होती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे वैसे से तो अच्छी हूँ। अब रोटी नहीं बनती उनसे, पता नहीं, गोल तो बिल्कुल भी नहीं। आटा अगर वो करने कुकियां बेक कर लेती है, इतनी मुश्किल, मुझे तो बेकिंग नहीं आती ना। हाँ। कुकियां बेक कर लेती है पर रोटी नहीं बनाती। देखो रोटी फटाफट पलटते हैं तो सख्त नहीं होती। जितनी जल्दी रोटी आप पलटते हैं ना, उतनी जल्दी उतनी रोटी नरम होती है। ये जो रोलर्स लगाए थे, कहीं जाने का ख्याल था, किसी दोस्त के घर जाने का प्लान था, उसके बाद वो फिर ये थोड़ा लेट आए, तो फिर हमने इरादा बदल दिया। तो ये मगर सजावट चल रही है। अच्छा और वो ये देखें अब इतनी सी अब देखें जरा ये क्या रोटी फूलेगी, क्या बात है यार। फुल्का, बस फुल्का इसलिए नहीं कि ये जरा होल व्हीट आटा थोड़ा भारी होता है, मगर वो मैदे वाला होता है ना, मतलब मुझे मैदा नहीं चाहिए। ये लो जी भाई, फूल जा कच्ची ना कराइए। हाँ फूलेगी ये बात। और अभी भी ये हुआ है कि मैंने आटा गूंद के उसको थोड़ी देर, तो उसको कितनी देर रखना होता है भाई? कम से कम 15 मिनट तो उसको ठिठकने के लिए मौका चाहिए। क्या बात है। हाँ आटे को ठिठकने के लिए मौका चाहिए। ठिठकने के लिए कि फड़कने के लिए? ये देखा, ओहो है ना, क्या बात, क्या बात है। बस ये आता है हमें। मजा आ गया ना, अपने हाथ की बनी हुई रोटी, क्या अपने हाथ की बनी हुई मिर्च का सालन, और शाइस्ता द हैप्पीनेस कोच की बनी हुई आलू कीमा, बहुत मजे का। और अल्लाह के हाथ का बना हुआ ये है जो घर की रोटी में मजा है, किसी चीज में नहीं है सच्ची। तो आटा सही था? हाँ आटा सही था, बस मैंने जरा टाइम ज्यादा नहीं दिया। मजेदार। शाइस्ता के पास पियानो है जी, बड़ा प्यारा, और शाइस्ता लेसन्स भी लेती हैं, और इनकी टीचर आती है। तो मुझे लगा कि है हारमोनियम की तरह ही हो सकता है। थोड़ा बहुत मैंने हारमोनियम पे हाथ मारा हुआ है, जो कि अपनी अच्छी तरह नहीं, लेकिन मुझे ये सुर छेड़ते ही ख्याल आया इस गाने का, जो मैडम नूरजहां का बड़ा मशहूर गाना है। देखिए तो फुर्सत है तो कितनी चीजें आप कर लेते हैं ना। यहाँ पे हारमोनियम होता तो शायद मैं जरा हाथ चलाती, क्योंकि हाथ ना चलाओ तो हारमोनियम नाराज हो जाता है, फिर वो आपके कहने में नहीं होता। एक बड़ी प्यारी बात मैडम नूरजहां की मैंने सुनी और मुझे याद रही कि वो रियाज करती थी, ज़ाहिर है रोज़ाना, जैसे सब अच्छे बड़े सिंगर्स करते, मेरी तरह तो नहीं, कभी गाया कभी ना गाया। तो कहती थी कि अगर एक दिन आप रियाज ना करें तो 7 दिन पीछे चले जाते हैं। इट्स लाइक एन एक्सरसाइज, जैसे कसरत करते हैं ना, तो आपके मसल्स लूज हो जाते हैं, फिर आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ऐसे ही सब सिंगर्स करते हैं, और वेस्टर्न सिंगर्स की भी अपनी एक रियाजत का एक तरीका है। तो हमारा तो चलो हारमोनियम पे है या तानपुरे पे है, उनकी अपनी एक किसी न किसी गिटार पे करते हैं, या जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर करते हैं। लेकिन उसमें भी उनकी आवाज़ में, गले में बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारे एक टेक्निकल लफ्ज़ है, आकार हैं, बहुत सारे ऐसी, जैसे कि आप इंडियन गानों में सुनते हैं लता जी, या उस तरह की जो गायकी है उसमें जो लोग गाते हैं वो ऊपर के सुरों में बहुत गाते हैं, और उन्होंने अपनी एक गले में एक टोन जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया होता है, जो कि पाकिस्तान में सीने से गाते हैं। तो ये 2 टाइप की सिंगिंग है। सिर्फ अब इंडियन लोगों में भी बहुत से सिंगर्स हैं जो सीने से गाते हैं, जैसे वो है शायद शिल्पा, जिन्होंने वो गाया था हमें तो लूट लिया, वैसे बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और मैंने ज़्यादातर सुना है फरीदा खानम साहिबा की, मैडम की, और मेहदी हसन साहब की गज़लें वो गाती हैं। फिर ऋचा शर्मा भी सीने से गाती हैं, जो रेशमा को भी गाती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी ये जो रगी वाली आवाज़ है इसको रियाजत से मजबूत किया हुआ, जैसे लता जी की स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। मसलन वो जैसे उनके गाने हैं ना, जैसे लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो,
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। तो मेरी ये रगी इतनी मजबूत नहीं है, मैं ज़ाहिर है उससे नहीं गाती हूँ, तो वो भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ लगती है। क्या प्यारी प्यारी आवाज़ें इंडियन सिंगर्स की हैं। हमारे यहाँ क्या गाते हैं, जैसे मैडम गाती हैं, मैडम गाती थी, और हमारे सिंगर्स नाहिद अख्तर या रूना लैला सब लोग ये सीने की गायकी करते हैं। उसमें जैसे मैडम का गाना था ना, एक बहुत सारे गाने हैं, जैसे फरीदा खानम साहिबा भी गाती हैं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। ये पाकिस्तान की स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, मगर बहरहाल म्यूज़िक तो जो भी हो खूबसूरत लगता है। सुर तो हमेशा दिल को छूते ही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे आज। बड़ा अच्छा मौसम भी है, ठंड भी नहीं है, बड़े मज़े का मौसम है। तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ शाइस्ता का पियानो, देखे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे इन्होंने इसको अपने नोट्स के ऊपर वो लिखे हुए हैं, इनकी टीचर इनको सिखाए हुए हैं। देखते हैं, ये देखिए ऐसे ये लेसन लेती हैं, और पियानो ऐसे कितना खूबसूरत लगता है। पियानो रखा हुआ भी हो ना घर में तो एक बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी फीलिंग आती है एकदम। आपको लगता है कुछ आपके घर में कुछ ऐसा पड़ा है जो कभी भी बजा सकते हैं। खैर वो हारमोनियम का भी होता है, लेकिन मेरे जैसे निकट्टू जो है ना, जो बाहर घूम फिर रहे हैं जो सिर्फ बातें बनाते रहते हैं आज बस हम लोग जाएंगे ऐबा का म्यूज़िक देखने। ऐबा का ट्रिब्यूट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था। अब वहाँ रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती, वो तो अलाउ नहीं करते ना मैं स्टेज पे जो हो रहा हो। तो देखिए फिर क्या, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस अभी कुछ दिन यहाँ पे यही थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी तफरी है। फिर बच्चों के घर कल जाऊंगी, कल उनको शलजम गोश्त बना के खिलाना है, फिर उनको खुबानी का मीठा बना के खिलाना है। तो देखिए औरतों में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वो कितनी उनके पास ऐसे महाज होते हैं जहाँ पे वो खुशी खुशी लड़ती हैं। ऐसा नहीं, ये मेरी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मैं बहुत खुशी से कर रही हूँ, कोई मजबूरी नहीं है। ख़ासतौर पे माएँ जो है ना, वो बच्चों के लिए जो भी करती हैं उनको उसमें बहुत सुकून मिलता है। मगर मैं देख रही हूँ आजकल एक और बात सोच रही थी हम मेरे बच्चे नहीं, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं जनरली एक बात करूँगी। बच्चे माँ बाप को जज बहुत करते हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। देखिए जो माँ बाप बनते हैं, जैसे मैं 21 साल में माँ बनी थी और अंसारी साहब बाप बने थे, तो हम भी ज़ाहिर है जवान बच्चे थे, हमारा कोई ऐसी ट्रेनिंग तो नहीं थी, तो हमने काफ़ी गलतियाँ की होंगी। जैसे नरिमान ने ना पहले 3 महीने बाद मैंने उसको सेरेलैक खिलाना शुरू किया, तो वो बच्चा थी छोटा सा, उसको मज़ा आया, मैं खिलाती चली गई, इतना खिलाया कि वो बेचारी को खून वाली पेचिश लग गई। हाय हाय, मुझे पता ही नहीं था इस बात का कि इतना नहीं खिलाते। इसी तरह कई दफ़ा मैं उसका पूरा दिन, एक दिन उसका डायपर चेंज करना भूल गई, और वो रोए जा रही। मुझे क्या पता 1.5 महीने की बच्ची क्या हो रहा है। और जो मैंने शाम को खोला तो उसको छाले पड़े हुए थे। तो ये तो छोटी छोटी वो गलतियाँ जो सब बच्चियाँ करती हैं, अब तो शायद नहीं करती होंगी, हम तो बिल्कुल ही खोते थे, वैसे हमें तो कुछ नहीं पता था। हमने सारे तजर्बे उसके साथ किए, बेचारी के साथ, तो ऐसे ही होता है। लेकिन बाद में कभी कभी बच्चे माँ बाप को कहते हैं आपने हमें ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया, हमारे लिए आपने अपने फैसले किए, आपको फलां जगह पे ये बिज़नेस करना चाहिए था। मतलब मैं एक लड़कों की ज़्यादा बात करूँगी लड़कों को ही होता है कि माँ बाप को बाद में कटहरे में खड़ा कर लेते हैं कभी कभी। सॉरी टू से, मैं ये बायस नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है, मेरे तजर्बे में है कि अपने वालिद को कहना कि आपने ये नहीं किया हमारे लिए, आपने वो नहीं किया, आपको कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम भी माँ बाप बनते हैं ना, तो फिर हमें भी ये फीलिंग होती है कि हमारा जो भी हमने किया ज़्यादातर तो अच्छाई में ही किया होगा, कुछ ऐसी गलतियाँ हुई होंगी गो कि मैं सब माँ बाप ये समझते हैं कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें कोई बच्चों की भलाई ना हो या उनकी बेहतरी के लिए ना हो। कुछ फैसले गलत हो जाते। हमने शुक्र है शादियों में बिल्कुल दखल नहीं दिया भाई, अपनी मर्जी से शादियाँ उन्होंने हमें कहा यहाँ करनी, हमने वहाँ कर दी। क्योंकि कभी कभी बच्चे उसमें भी ब्लेम करते कि आपने कराया था फलाना रिश्ता। अब कोई किसी की शादी गड़बड़ हो जाए तो कम से कम हमें नहीं कह सकते कि भाई आपने गलती की है। तो हालांकि
माँ बाप के कहने से भी कई दफ़ा बात बेहतर हो जाती है, लेकिन फिर कुछ जगहों पे आप नसीब पे छोड़ देते हैं कि ये नसीब है और यही ज़िंदगी है, और क्या कह सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये होती है कि पेरेंटिंग जो है ना, उसमें अपने तजर्बे की वजह से, वरना मैंने कौन सी कोई पेरेंटिंग की क्लास ली हुई है, पेरेंटिंग में माँ बाप जो हैं, जब हम ख्याल होते हैं ना, तो बहुत बेहतरी होती है चीज़ों में। अब जिनकी आपस में ना बन रही हो, वो फिर बच्चों के लिए क्या कहें, उनका हम ख्याल होना एक दूसरे के लिए ही मुश्किल होता है, तो फिर वो बच्चे भी देख लेते हैं कि एक का मुंह उस तरफ है, एक का मुंह उस तरफ है, तो फिर वो अपना मुंह सामने को कर लेते हैं। तो ये सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों में अब मैं देख रही हूँ अपने तजर्बे से कि जो तो माँ बाप एक होते हैं, चाहे आपस में का हो ना हो, मगर बच्चे के किसी फैसले के मामले में माँ बाप जब कहें कि जो अम्मा कह रही है वो ठीक है और जो बाबा कह रहे हैं वो भी ठीक है, तो उसमें बच्चे जो हैं वो शायद कुछ बेहतर फैसला कर पाते हैं। इसको मैनिपुलेट नहीं करते, इससे फिर वो कहना चाहिए कि उनका फोकस भी ख़राब नहीं होता। मेरा ख्याल तो यही है। मतलब कई चीज़ों में होता था कि हमारी अम्मी कह दी थी तुम्हारे अब्बू से पूछ के बताएंगे, जो पुराने रिवाज तो यही थे ना कि अब्बा का डर था, भाई अब्बा से पूछ रहे हैं, अब्बा की इजाज़त चाहिए, वो एक अल्टीमेट वो थे। फिर भी गलतियाँ हुई हमसे, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही नहीं की, लेकिन ओवरऑल हमारे घर में एक अथॉरिटी तो थी। और अब्बा ने कभी ये नहीं कहा हमारी अम्मी को कि तुमने गलत कहा है। हाँ, ये ज़रूर था, एक आध दफ़ा ना सुम्बलापा अपनी एक सहेली के घर चली गई, उसकी बर्थडे थी, पता नहीं, अब्बा ज़रा थोड़े इस मामले में स्ट्रिक्ट थे कि शाम को अंधेरा हो तो बेटी घर पे हो, तो वो बेचारी करीबी थी, नेबर्स में कहीं सालगिरह थी, तो वो ज़रा अंधेरे में आई, तो अब्बा ने अम्मी को कहा कि तुम्हें पता है कि मेरा ये रूल है फलाना। अब्बा अम्मी पे ज़रा चीखे। अच्छा, अब उस अम्मी पे तो चीखे, जब सुम्बल आपा घर आई ना, तो अम्मी ने पकड़ के उसको 2 थप्पड़ लगा दिए। वो ऐसे कोई 15-16 साल की थी। तो अब्बा को ये था कि मतलब मैंने कहा मेरी बेटी को क्यों मारा। बात है, अम्मी बेचारी को गुस्सा आया, उन्होंने 2 थप्पड़ लगा दिए। अब्बा ने दरवाज़ा बंद करके अम्मी को खूब डांटा कि तुमने उसको मारा क्यों है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कहते लो, अब आपने तो कहा था कि क्यों जाने दिया है। तो ऐसे भी कभी कभी माँ बाप करते हैं, जो कि मतलब ठीक नहीं होता। लेकिन ओवरऑल ये था कि बड़े बड़े कसूर ऐसे होते हैं जो माँ बाप माफ़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये उनकी, कहते हैं ना, हुसैन साहब क्या कहते हैं कि ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। पेरेंटिंग जो है, देखे ना, जानवर भी अपने बच्चों को चोंच से खाना खिलाता है, वो चाहे बच्चा ठूंगे भी मारेगा तो वो उसको मजबूर है, क्योंकि वो पेरेंट है। तो ये पेरेंट्स की मजबूरी है, लेकिन बच्चों को एक लेवल का, एक जगह, एक ऐसा रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखना चाहिए, और ये ख्याल भी करना चाहिए कि जब आप इस काबिल हैं कि आप अपने माँ बाप को ये बता सके कि आप ठीक हैं और माँ बाप गलत हैं, तो माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं और शायद फाइनेंशियली भी वो आप पे डिपेंडेंट हो। कुछ माँ बाप होते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हमारी तरह कोई काम कर रहे हैं अभी तक। तो आप ऐसी सिचुएशन में जब वो कमज़ोर पड़ गए हैं, जब उनकी जिस्मानी और जहनी सिचुएशन बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गई है, या वो फाइनेंशियली आप पर डिपेंडेंट भी हैं, तो फिर आप उन पर अटैक करें तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप ये याद रखिएगा कि कभी फिर हम भी बूढ़े होंगे तो फिर हमारे साथ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, हम सब बेटियों ने कभी अपने माँ बाप को ये नहीं कहा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हमें ये नहीं दिया। हमारे अब्बा ने गाड़ी में बिठाया, हम गाड़ी में बैठ गए, बस में बिठाया, हम बस में बैठ गए। नौकरी छोड़ देते थे, मैंने आपको बताया 100 दफ़ा। मतलब वो उनकी सच्चाई की वजह से उनको अखबार में लिखते थे, जर्नलिस्ट थे, तो उनको निकाल दिया जाता था अक्सर, तो मगर वो सच लिखने से बाज नहीं आते थे, तो बड़ी खुशी खुशी आते थे कि मैंने फलाने को ये कहा, मैंने सच तो मैं बोलूँगा चाहे मेरी नौकरी चली जाए। हंसते हंसते आ जाते थे कि हाँ हाँ आज भी नौकरी उतर गई। तो पता चला जी गाड़ी नहीं है, तो फिर अच्छा जी हम बस में बैठ गए, जब गाड़ी होती गाड़ी में। तो हमने कभी नहीं कहा कि आपने हमारी वजह से, वो अब्बा ब्यूरोक्रेट थे कि आप बड़े अफसर बनते और आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तक चले जाते, तो हमें भी ज़ाहिर है एक बहुत सारी सहूलतें थी होती। एक ज़माने में जब मेरी शादी हुई थी तब अब्बा थे डायरेक्टर जनरल स्टेट फिल्म अथॉरिटी, तो फिर हमें घर भर गाड़ी वाड़ी ड्राइवर श्राइवर मिला था। लेकिन जब वो ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने सारे वो इदारे बंद कर दिए। अब्बा थे स्टेट फिल्म अथॉरिटी में, तो जो भी मतलब फिल्मी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, हालांकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद उनको ये ऑफ़र हुई कि आप 22 ग्रेड से 19 ग्रेड में आके बैठ जाएँ, तो अब्बा ने कहा नहीं मैं तो नहीं बैठता। फिर चले गए लाहौर, फिर वो अखबारों में लिखने लगे, मसावात में, जंग में, पता नहीं किस किस में। तो हमने नहीं कभी कहा कि हैं आपने वो क्यों छोड़ी, हम तो आराम से बंगले में रहते थे। हम फिर उनके साथ चल पड़े, और कभी हमने उनको, उनके बुढ़ापे में हमने, वी वर वेरी प्राउड ऑफ हिम कि वो बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी थे, कॉमरेड टाइप थे, सोशलिस्ट टाइप थे। तो आप अपने माँ बाप की बहुत सारी अच्छाइयों का प्राइड लेते हैं, थोड़ी बहुत हर माँ बाप से
कोई कसर रह जाती है। मतलब मुझे बहुत शौक था कि मेरी अम्मी मुझे स्कूल छोड़ने आए, मुझे लेने आए, पर वो मेरी अम्मी नहीं आती थी। मैंने ऐसा किया, उसका रिएक्शन ये हुआ कि मैंने 14 साल अपनी लड़कियों को खुद ड्राइव करके छोड़ा और लिया, कि मैंने कहा इनको मैंने नहीं मतलब मिस करना। तो मेरी अम्मी के 5 बच्चे थे, बेचारी किस किस को लेने आती। कोई यूनिवर्सिटी जा रही थी, बच्ची कॉलेज जा रही थी, मैं स्कूल जा रही थी, छोटे स्कूल जा रहे थे। तो भाई उस ज़माने के माँ बाप बिठा देते थे, चलो जाओ बस में खुद ही, तो हम चले जाते थे। लेकिन अब हम अपनी अम्मी को अगर ये कहते कि आपने मुझे लेने नहीं आई, आप मुझे छोड़ने नहीं आई, फलाने का ड्राइवर आया था, फलानी, ये नहीं ठीक, ऐसे नहीं करना। अब तो दुनिया से चले गए वो, लेकिन शुक्र है हमने उनको कभी भी, इतनी बड़ी बड़ी औरतें हम बच्चों की माएँ बन चुकी, हमने कभी अपनी अम्मी को भी नहीं कहा, अब्बा को तो खैर जरूरत ही नहीं थी, अम्मी को भी नहीं कहा कि आपको नहीं पता, चुप करें, आपको क्या पता, आपने क्या है, हमें बहुत पता है। नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने कभी उनकी शान में कोई इतनी सी भी गुस्ताखी नहीं की। तो ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा अजर है और इसकी बड़ी सज़ा है अगर आप अपने माँ बाप को इस तरह से जज करें। चले जी, आज हमारी गपशप भी हो गई और एक्टिविटी भी थोड़ी सी हो गई। आपने देखा मेरे बालों का रंग कैसे गुजारा है, ठीक है ना, पाकिस्तान तक चला लूँ ये काले बाल खजाब वाले लेकिन वो सहेली बेचारी मुझे कह रही थी मैं तुम्हें ले जाती हूँ, इतने बुरे भी नहीं लग रहे, गुजारा तो हो गया, बस ज़रा रूट्स काले हो गए थे तो मैंने बहुत ही शोर मचा दिया था, है ना। फिर मुलाकात होती है अगली व्लॉग में।